नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष कक्षा 9 गंगा पुस्तक का पाठ 3 लेकर, जिसका नाम है संवादहीन। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो लेखक के बारे में हम जानें। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड, जो उस समय उत्तर प्रदेश में शामिल था, में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, स्मृति में रहे वे, न रोको उन्हें शुभ्रा, मेरा ओल्विया गाओ। उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। बात करें शेखर जोशी जी की रचनाओं में निहित मूल्यों की, तो शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता दी है। बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे वर्ग को इन्होंने अपनी कहानी, अपनी रचनाओं में संग्रहित किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2022 में इनका निधन हो गया था। इनकी रचनाओं के द्वारा इन्हें हमेशा याद किया जाता रहा है। अब बात करते हैं इस पाठ की। संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, ताई और मिट्ठू। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोक-झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन तथा आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। अब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक इस संवादहीन कहानी के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ताई के अकेलेपन से। ताई एक वृद्ध महिला है, एक वृद्धा है जो अकेली है और ये अकेलापन उन्हें बहुत कचोटता है। तो गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीता राम कहो। ताई उसकी बात सुनकर दोहराती, सीता राम, सीता राम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई, एक दूसरे के सहारा। अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के परिवार में जो भी था, हर कोई धीरे धीरे करके उन्हें छोड़कर चला गया था, और जिसकी वजह से ताई घर में अकेली रह गई थी। अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ता था। इसीलिए उनका अकेलेपन का साथी था मिट्ठू। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गईं। किसके भरोसे कारबार संभलता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर चौकर किस दम पर टिकते। सब धीरे धीरे करके चले गए। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या रही ही नहीं, पर सूने घर की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी।
एक समय था जब ताई का भरा पूरा परिवार था। नौकर चाकर थे घर में, बेटे बहू सब थे, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार होने पर सब धीरे धीरे ताई को छोड़कर चले गए। लड़कियों की शादी हो गई और बेटा बहू शहरों में अपने कामकाज को लेकर के वहाँ रवाना हो गए। और नौकर चाकर भी अब किसके दम पर टिकते, तो नौकर चाकर भी चले गए। अकेले घर में इतना बड़ा घर, भला पूरा परिवार धीरे धीरे ताई के अकेलेपन में बदल गया। अब इतना बड़ा घर ताई को खाने को दौड़ता था। अब अकेलेपन की वजह से, अकेले पेट की वजह से कई बार ताई भूखी ही सो जाती और कभी व्रत उपवास का बहाना बना लेती। और पेट की समस्या, पेट में दर्द रहना, क्योंकि भूखे रहती थी, पेट खाली पेट रहता था जिससे पेट की अनेक बीमारी हो जाती थी, लेकिन पेट की बीमारियों को वो बीमारी समझती ही नहीं थी। तो भला हो गणपत का जिसने ताई के सूनेपन को सहारा देकर एक मिट्ठू तोता लाकर दिया। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस करती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं, क्योंकि तोता मिट्ठू मिर्चें बहुत पसंद करता था, और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था। ताई घर के बच्चे जैसा हो गया था, मिट्ठू घर के बच्चे जैसा हो गया था, जो ताई की सिखाई हुई हर बात को रट लेता था, और इस तरह से रट लेता था कि उसे भूलता नहीं था, बार बार उसे दोहराता रहता था, और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर भी देता था। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उसका मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। न सिर्फ ताई बल्कि आस पड़ोस के बच्चों का मन भी मिट्ठू की वजह से बहुत लगने लगा था। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती, तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देता था। अन्य चिड़ियों के चहचहाने की तरह मिट्ठू भी अपना चहचहाना शुरू कर देता था, अपनी रट टेरने लगता था, और ताई को जैसे मानो सुबह उठा रहा हो। हर हर गंगे सीताराम बोल सीताराम, मिट्ठू राम राम मिट्ठू राम राम। ताई अचकचाकर उठ बैठती, लाड़ से पिट्ठू को निहार कर आशीर्वाद देती। एक मिट्ठू तोते ने ताई का मन लगा दिया था। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। इस प्रकार ताई मिट्ठू ताई एक दूसरे का मन लगाए रहते। ताई निहाल हो जाती, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। ताई की गृहस्थी मिट्ठू से थी। काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते। मिट्ठू का भरोसा और विश्वास देखकर ऐसा लगने लगता जैसे मिट्ठू ही ताई के बुढ़ापे का सहारा है। और अब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा।
उन दिनों की गाथा जब घर में खूब पैसा होता था, खूब नौकर चाकर घर में काम किया करते थे, खूब धन दौलत थी। उस समय के ठाट बाट के बारे में ताई मिट्ठू को कहानियाँ दोपहरी में सुनाती रहती। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। मिट्ठू ही उनकी सुनने वाला था और ताई बीते दिनों की यादों को कुरेद कुरेद कर मिट्ठू को सुनाती रहती। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु, पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती। वो ठाट बाट, वो रहन सहन, वो धन दौलत, वो सुहाने दिन, एक एक याद ताज़ा होती और ताई मिट्ठू के आगे एक एक याद को याद कर कर उसको कहानी की तरह सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी भी कर देता था। ना ही वो केवल सुनता था बल्कि बीच बीच में ताई के आगे अपने विचार भी रखता था। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण ही रहता। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते तो खींच कर ताई कोसती। ताई को गुस्सा आता और वो मिट्ठू को ऐसा करने के लिए डांटती, उसे कोसती। मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। प्रेम के साथ साथ थोड़ी मोटी नोक झोंक भी ताई और मिट्ठू के बीच में होती रहती थी। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन न हो सकता था। ताई को मिट्ठू की आदत कुछ इस कदर पड़ गई थी कि वो अब मिट्ठू के बिना अगर थोड़ी देर भी वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता था, उन्हें वो बेचैन हो जाती थी। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाज़ों की सांकलें टोर कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी पर पाँव बाहर निकालती। कभी मजबूरी में कहीं आस पड़ोस में जाना भी पड़ता था किसी न्योते किसी बुलावे के कारण, तो ताई बार बार घर की कुंडी को देखती और मिट्ठू से कह के जाती कि यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। और जाने के बाद भी ताई का ध्यान मिट्ठू में ही लगा रहता था। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। ऐसी क्या स्थिति हुई होगी? इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। ताई ने अपने इस जीवन में अभी तक की उम्र में बहुत कुछ देख लिया था, बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। ताई का प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाने का मन तो था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू का ध्यान, जिस मिट्ठू को वो थोड़ी देर के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देती थी, इतनी दूर वो मिट्ठू के अकेला छोड़कर कैसे चली जाए, ये चिंता उन्हें सता रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पेशोपेश में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई ताई कि वो क्या करे। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था।
अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। अब जगन मास्टर की घरवाली ने कैसे चिंता दूर कर दी? वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई। जगन मास्टर की जो घरवाली थी, उनकी जो पत्नी थी, उसने ताई को ये भरोसा दिलाया कि जब तक ताई लौट कर नहीं आएंगी तब तक वो मिट्ठू को अपने पास रखेंगी, उसका ध्यान रखेंगी। अब इसी के साथ अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने जब ये दिलासा दे दी तो विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। अब जब ताई को प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाने को तैयार तो हो गई, और जिस दिन वो जा रही थी मिट्ठू को जगन मास्टर के घर छोड़ करके, उनके आंसुओं की धारा आंखों से रुक नहीं रही थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीता राम कह के उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अब ऐसा क्या महाकुंभ हो गया? अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। ताई की जो मिट्ठू की जिम्मेदारी थी वो जगन मास्टर से पूछे बिना ही उनकी पत्नी ने अपने सर ले ली थी। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे। जगन मास्टर जो थे वो अलग मिजाज के आदमी थे और उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए हुए थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को भी कोई कष्ट न पहुँचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। कुछ इस तरह के व्यक्ति थे, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते थे, तो पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहनीय हो गई, जब जगन मास्टर से कैद में पिंजरे में बंद मिट्ठू नहीं देखा गया, ये देखते देखते जब वो उनके लिए सहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखा और उसका दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। क्योंकि वो अपने आप को जगन मास्टर अपने आप को पापी समझ रहा था, क्योंकि एक पक्षी को उसने कैद में रखा हुआ था, इसलिए वो उसको खोलकर खुली हवा में थोड़ी देर के लिए सांस लेने देना चाहते थे। मिट्ठू जब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए, अब क्या किया होगा मिट्ठू ने? उसने वो पिंजरा छोड़कर या वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो गेहूं के दाने जो थे उनको चुगते चुगते बाहर आ गया। मिट्ठू चुगते चुगते जैसे पिंजरे से लेकर घर के दरवाजे तक जगन मास्टर ने जो गेहूं के दाने बिखेर रखे थे उन्हें चुगते हुए जब मिट्ठू बाहर आ गया तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। उन्हें अच्छा लगा जगन मास्टर को कि वो अब खुली हवा में आज़ाद है और सांस ले रहा है। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गया। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। जगन मास्टर की आत्मा को थोड़ी शांति मिली कि उन्होंने मिट्ठू को थोड़ी देर के लिए आज़ादी का अनुभव कराया। अब जगन मास्टर हर रोज़ कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का निमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चलता ही रहा कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज ही कौतूहलवश वे पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए।
जब देखा रोशनदान खुला हुआ है, मिट्ठू की नज़र वहाँ पड़ी और वो अपने पंख फड़फड़ाता हुआ रोशनदान तक पहुँच गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर पड़ा, क्योंकि इस तरह से करते हुए 3-4 दिन हो गए थे। तो जगन मास्टर को भी था कि कुछ देर आज़ाद रह कर ये अपने पंख फड़फड़ाएगा और उसके बाद पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो उन्हें भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि वो फड़फड़ाते हुए रोशनदान तक पहुंच जाएगा। अब मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख जब रोशनदान पर पहुंचे, वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। अब उस रोशनदान से निकलकर मिट्ठू फड़फड़ाता हुआ, पंखों को फड़फड़ाता हुआ उस रोशनदान से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो बाहर निकला, अब जगन मास्टर की नज़र पड़ी। अब उनके हाथों से ऐसा लगा कि अब उनके तो तोते उड़ गए। ताई का दिया हुआ जो मिट्ठू था वो उस रोशनदान के रास्ते उड़ गया खुले आसमान में। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वे बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे, क्योंकि इतने समय से मिट्ठू पिंजरे में बंद था। एक साथ ऊंची उड़ान किसी भी पक्षी के लिए ले पाना संभव नहीं होता। तो मिट्ठू जो था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा था और लगातार जगन मास्टर उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिट्ठू कहाँ पकड़ में आने वाला था। मिट्ठू खुले आसमान में लंबी उड़ान लेकर उड़ गया। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। कौन सी घटना? मिट्ठू के उड़ जाने की घटना। ताई के तेज स्वभाव के अतिरेक मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे, और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान भी भली भांति था। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने एक ही सुझाव सोचा। मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक और दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब असली मिट्ठू तो उड़ गया। अब ताई के लौटकर आने का दिन निकट आ गया। अब गांव के सभी लोगों को इस घटना के बारे में पता चल चुका था, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति मिट्ठू और ताई के प्रेम के बारे में भी जानता था। और सबको ये अंदाज़ा था कि जब ताई लौट कर आएगी और जब वो मिट्ठू को नहीं पाएगी तो उनका क्या हाल होगा, वे कितनी दुखी होंगी, सबको इस चीज़ का अंदाज़ा था। तो जगन मास्टर को एक ही सुझाव सूझा कि वो मिट्ठू की ही शक्ल जैसा एक और तोता ले आए। और अगले ही दिन जगन मास्टर मिट्ठू के जैसे दिखने वाला एक तोता और लेकर हाजिर हो गए। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने पर वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई, और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरों के सामने बैठकर मिट्ठू राम राम सीता राम, हर हर गंगे राम राम सीता राम, मिट्ठू को नकली मिट्ठू को ऐसा रटवाने की कोशिश करते रहे जगन मास्टर, ताकि वो ये रट ले और ताई को ये पता न चल पाए कि उनका असली मिट्ठू नहीं है। बोलते बोलते जगन मास्टर का गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दुहारते। मतलब कि आग्नेय मतलब
जलन वाली दृष्टि से, पीड़ा वाली दृष्टि से जगन मास्टर अपनी पत्नी को देखते, क्योंकि ये ना तो वो ये जिम्मेदारी मिट्ठू की लेती और ना ही मिट्ठू घर में आता और ना ही वो उड़ता। तो कहीं ना कहीं मिट्ठू के उड़ने का जिम्मेदार जगन मास्टर अपनी पत्नी को भी मानता था। इसीलिए अब फिर उसकी बात सुनकर सिर्फ पानी पी करके दोबारा उसको राम राम सीता राम हर गंगे यह दोहराने सिखाने की कोशिश में लग जाते। राम राम सीता राम हर गंगे, वे फिर खींच कर कहते मर जा मर जा। जब वो मिट्ठू नकली मिट्ठू नहीं बोल पाता तो चिढ़ करके जगन मास्टर मर जा बोल देते, पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। अब शक्ल जैसा तो ले आया मिट्ठू, लेकिन वैसा ही मिट्ठू, बिल्कुल स्वभाव में वैसा मिट्ठू कैसे आएगा, और वही करने की कोशिश जगन मास्टर कर रहा था। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। क्यों? क्योंकि उन्हें मिट्ठू से मिलना था। जाते समय वे अपने मिट्ठू को जगन मास्टर को सौंप कर गई थी। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा देगा, पिंजड़े में कूद फांद कर मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहाँ बैठे एफजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। एफजी मिट्ठू मतलब नकली मिट्ठू। उसने तो ताई तो ये सोच के बैठी थी कि उन्हें देखकर उनका मिट्ठू फूला नहीं समाएगा और पंख फड़फड़ाने लगेंगे, राम राम सीता राम हर हर गंगे दोहराने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता कैसे? वो मिट्ठू तो उनका था ही नहीं, वो तो नकली मिट्ठू था। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा ताई साहिबा सोच रही थी। अब ऐसा देखकर ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा, क्योंकि ताई को तो पता ही नहीं था कि उनका मिट्ठू तो न जाने कहाँ उड़ रहा है, कहाँ पहुँच चुका है। और इस नकली मिट्ठू को बार बार बोलने के लिए कहती, लेकिन वो सिर्फ ताई को देख रहा था, सिर्फ उन्हें निहार रहा था, ताकते जा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। उनके बुढ़ापे का साथी मिट्ठू नहीं था, वह मिट्ठू नहीं था। ये देखकर ताई बार बार कोशिश करती, लेकिन फिर थक कर बैठ जाती। इस प्रकार जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जब ताई को लगने लगा कि ये इनका मिट्ठू नहीं है, तो वह उदास हो गई, दुखी हो गई। यानी जिससे पता चला कि शक्ल एक सी होने से हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंसान की पहचान न केवल उसकी शक्ल से होती है, बल्कि उसके स्वभाव से, उसकी बातों से, उसकी प्रत्येक क्रिया से पहचान की जाती है, और उसी से हमारा लगाव होता है। प्रेम के लिए केवल शक्ल का होना ज़रूरी नहीं है। तो जो ताई थी, ताई साहिबा अपने बुढ़ापे के साथ ही मिट्ठू को न पा करके दुखी हो गई, और जब उन्हें उनके अंतर्मन ने उन्हें समझा दिया कि ये उनका मिट्ठू नहीं है। तो कहानी का सार क्या है? अकेली ताई का एकमात्र साथी उसका तोता मिट्ठू था। कुंभ जाने के दौरान मिट्ठू उड़ जाता है। गांव वाले दूसरा तोता लाते हैं, पर ताई पहचान जाती है कि वह उसका असली मिट्ठू नहीं है। कहानी प्रेम, लगाव और संवादहीनता की मार्मिक कहानी है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम और सच्चा संवाद ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य जीव हो, चाहे संसार में मौजूद कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो। तो इसी प्रकार इस कहानी का इसी प्रकार अंत हुआ कि हम किसी को किसी की शक्ल दिखाकर उसे धोखा नहीं दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही सुंदर, मार्मिक और बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी ये है। अगर कोई त्रुटि हो या ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।